लगभग 19 साल का एक लड़का जो कि पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ-साथ में वो घरों में ट्यूशन ढूँढ रहा था कि किसी बच्चे को पढ़ाने को मिल जाए। तभी वो घर के जो दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से एक महिला निकलती है जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। उससे पूछता है कि दीदी आपके घर में कोई बच्चा है जो ट्यूशन पढ़ाने के लायक हो? तो वो कहती है नहीं, एक बेटी जो है मेरी वो 5 साल की है और दूसरी बेटी 3 साल की है। फिलहाल जब मेरे पति आएँगे तो मैं उनसे पूछूँगी, अगर वो हाँ करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूँगी। दोस्तों, लड़का वहाँ से चला जाता है इस इंतज़ार में कि कल मैं आकर वापस एक बार पूछ लूँगा। दोस्तों, शाम को जब उसका पति ड्यूटी से आता है तो उससे पूछते हैं कि पास में एक लड़का रहता है, वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे को बात कर रहा था। उसका जो पति है होता है वो हँसता है, कहता है कि छोटी बेटी तो अभी बहुत छोटी है और बड़ी बेटी 5 साल की है। फिलहाल अगर बच्चों को छोटी उम्र से अच्छी शिक्षा दी जाए तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब वो महिला अपने पति का साथ पाती है, हाँ पाती है, तो वो उस लड़के का इंतज़ार करने लगती है। दूसरे दिन वो लड़का फिर वापस आता है, पूछता है दीदी क्या हुआ, आपने बात किया था क्या? तो कहती है हाँ, मैंने बात की थी। छोटी बेटी तो अभी 3 साल की है, वो पढ़ने लायक तो है नहीं। बड़ी बेटी मेरी जो है उसको कल से तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो और छोटी बेटी को लगभग 1 साल के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देना। वो जो लड़का होता है वो दूसरे दिन से अपना ट्यूशन स्टार्ट कर देता है और लगभग 1-2 साल तक पढ़ाता है और उसके बाद उस लड़के की नीयत उस महिला पर थोड़ी बिगड़ने लगती है और वो जो लड़का होता है उस महिला को जहाँ दीदी बोलता था उसके नाम से बुलाने लगता है और उसके नाम से बुलाने के बाद दोस्तों, इन दोनों का पहले दोस्ती होता है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और ये दोस्ती प्यार में कब बदलता है किसी को पता भी नहीं चलता। और इधर बच्चियां भी बड़ी हो रही थी, लेकिन उस लड़के का जिस हिसाब से उसके उस महिला के ऊपर नियत खराब हुई थी, उसी हिसाब से जो उस महिला की बड़ी बेटी थी, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, बहुत ही दिखने में खूबसूरत थी, उसके ऊपर भी उसकी नियत कुछ ठीक नहीं थी। वो पहले तो उसको बेटा बोलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, उसको गलत इरादों से टच करने लगा, उसके हर अंगों को टच करता था। और एक दिन यह बात उस महिला को पता चल जाती है और वो महिला जो होती है एकदम गुस्से में आ जाती है, आवेश में आ जाती है और कत्ल कर बैठती है। कत्ल कर देने के बाद ये इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं, और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी गुत्थी बन गई। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि इस महिला ने इसका कत्ल किया तो क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं कहानी में कि इस महिला ने उसका कत्ल किया तो कैसे किया, क्यों किया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। 8 दिसंबर की बात है दोस्तों, सुबह के लगभग 9 बज रहे थे 112 कंट्रोल रूम पर। और जैसे ही वो महिला बोलती है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है, कहिए क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उधर से वो जो महिला होती है कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इतना बोलती है कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और जो लाश है वो मेरे घर में पड़ी हुई है। पहले जो महिला होती है यानी जो लड़की होती है वो उनकी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछती है, क्योंकि अक्सर कई लोग पुलिस वालों को परेशान करने के लिए ऐसे फ्रॉड कॉल करते रहते हैं और ऐसे कॉल तो बहुत सी आते हैं। वो भी सोचती है कि सुबह सुबह कोई परेशान करने के लिए भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन जो कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछती है उस महिला से तो कहती है मैंने कत्ल किया है, जो लाश है वो मेरे घर में ही पड़ी है। तो कहती है ठीक है, आप किस जगह से बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, आप अपना एड्रेस बताइए। तो एड्रेस अपना बताती है, BBW बनारसी दास थाने के इलाके में एक शिवम ग्रीन सिटी पड़ता है, वो अपना एड्रेस बताती है। महिला जो होती है वो बात करते करते बाबू बनारसी दास थाने में इतला कर देती है। जो थानेदार था वो भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है। मौके पर जो उसके सूत्र होते हैं प्रधान जी, जिनका नाम मनोहर यादव होता है, उनको कॉल करते हैं। थाना जो प्रभारी होता है वो उनको कॉल करते हैं, कहते हैं आपके इलाके में ऐसी एक फ़ोन कॉल आई थी, आप उसकी सच्चाई जानिए और मुझे बताइए क्या सच है।
जो प्रधान होते हैं मनोहर यादव, वो तत्काल उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब वो महिला बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है, तो कहते हैं कि आपने पुलिस को फ़ोन किया था? वो कहती है जी हाँ, मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। कहता है कोई लाश आपके घर में है? कहती है हाँ, आइए अंदर देख लीजिए। जो मनोहर यादव होते हैं प्रधान, वो जैसे अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक लाश जो है वो उसके घर में वाकई में पड़ी थी। मनोहर यादव के पैरों तले से एकदम जमीन खिसक जाती है, वो सकपका जाते हैं एकदम से। वो तुरंत जो थाना प्रभारी होते हैं उनको कॉल करते हैं, कहते हैं सर ये एकदम पक्की खबर है, सही है, आप तत्काल तुरंत आइए। फिर क्या था, जो एसपी डीएसपी जितने भी लोग थे वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं तो अंदर देखते हैं कि लगभग 32 साल की उम्र का आदमी, जिसका नाम सूर्य प्रताप यादव सिंह है, और वो एकदम बेचित पड़ा हुआ है और देखने से लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर बार बार वार किया गया है, उसके गले को काटा गया है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब दोस्तों, ये सूचना सूर्य प्रताप सिंह के माता पिता को दी जाती है, जो कि जानकीपुरम में रहते हैं, और वो भी मौके पर आते हैं। आने के बाद देखते हैं तो उनका बेटा मरा पड़ा हुआ है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं, दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। जो सूर्य प्रताप की माँ होती है उषा सिंह, वो दहाड़े मार मार कर रोती हैं, कहती हैं मेरा बेटा अभी 2 दिन पहले ही शादी में मिला था, बहुत खुश था। मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा देखूं, और वो भी मेरा सपना अब नहीं पूरा होगा, और मैं करूं तो क्या करूं, मैं भी मर जाना चाहती हूं। ये सारी चीज़ें वो कहकर रो रही थी। जो सूर्य प्रताप के पिता थे, जिनका नाम नरेंद्र कुमार सिंह होता है, वो पुलिस को तहरीर देते हैं कि मेरे बेटे को रत्ना ने मारा है, और जिस घर में रत्ना रह रही है वो घर दरअसल मेरे बेटे का ही है, और जिसकी कीमत आज के डेट में कम से कम 50-60-70 लाख रुपए है। रत्ना की 2 बेटियां हैं, वो भी इस मामले में शामिल हैं और इस घर को हथियाना चाहती हैं। दरअसल जो सूर्य प्रताप है उसका निजी घर देवरिया में पड़ता है, देवरिया जिला जो गोरखपुर के पास में पड़ता है। थाना जो है भनवारी और गांव भिवानी लगता है, और यहाँ के मूल निवासी हैं। जो परिवार है पिछले 15 सालों से लखनऊ में शिफ्ट हो गया है। जो माता पिता है वो जानकीपुरम में रहते हैं, और जो सूर्य प्रताप था वो बाबू बनारसी दास थाने के इलाके में ही शिवम ग्रीन सिटी में वो रहता था। अब दोस्तों, पुलिस जो है शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो घर वाले थे या मीडिया वाले थे, पुलिस वाले ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी जानने का प्रयास कर रहे थे। मीडिया वाले भी इस पूरे कृत्य को जानने का प्रयास कर रहे थे। जब महिला से पूरी तरह से पूछताछ किया गया तो वो कबूल की हाँ कि मैंने ही मारा है, और इसमें मेरी बेटियों का कोई दोष नहीं है। दरअसल ये कहानी है, ये शुरुआत होती है 2012 से, जब वो लड़का जो है वो 19 साल का था, पढ़ाई कर रहा था और साथ में ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी इस महिला के घर में आता है और वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए बात करता है। वो उसकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। जो उसका पति होता है वो जनगणना विभाग में सरकारी कर्मचारी होता है, लेकिन शराब बहुत पीता था, बहुत ही अधिक मात्रा में। 2014 में एक दिन ये खबर आती है कि उसका जो पति है उसकी मौत हो गई है पीलिया की वजह से, और अब वो विधवा हो चुकी थी। हालांकि उसको पेंशन मिलने लगा था, और जो भी उसका और जो रकम था वो मिल गया था, उसका खर्चा अच्छे ढंग से चल रहा था। लेकिन जो है सूर्य प्रताप होता है, जो उसके घर में ट्यूशन पढ़ा रहा था, जब उसका पति मर जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद प्यार में बदल जाता है, और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब यह बात घर वालों को पता चलती है कि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो घर वाले इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ही ये लोग इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, ये दोनों उतना ही नज़दीक आते जाते हैं। अब दोस्तों, जब ज़्यादा रोक टोक होने लगती है तो जो सूर्य प्रताप होता है वो रत्ना को और उसकी दोनों बेटियों को
अपने ही घर में किराए पर रख लेता है। हालांकि किराए क्या ही लिया होगा, लेकिन नाम था कि किराए पर रखा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी उसकी दोनों बेटियां ही बड़ी हो रही थी, लेकिन जो सूर्य प्रताप था वो माँ के साथ साथ में उसकी बड़ी बेटी के साथ में भी उसका नियत सही नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसका जो है नियत बिगड़ रहा था और उसके अलग अलग अंगों को टच करता था, उसको प्रताड़ित करता था। और धीरे धीरे जब वो कॉलेज जाने लगी तो वो उसके ऊपर इतना ध्यान देने लगा, वो मोबाइल लेकर जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती। यह बात देख करके जो रत्ना थी वो काफ़ी खुश होती है कि ये कितना केयर करता है हम लोग, कितना ख्याल रखता है। लेकिन रत्ना को क्या पता था कि ये केयर करने के आड़ में कुछ और ही करना चाहता है। अब दोस्तों कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो डूब ही जाता है या फूट ही जाता है। दोस्तों ऐसे ही एक दिन रत्ना की जो बड़ी बेटी होती है उसके मोबाइल में सूर्य प्रताप ने किसी लड़के का फोटो देख लेता है और उससे पूछने की कोशिश करता है ये कौन है। वो बताती है कि नहीं बताती है। फिर वो अंदर कमरे में उसको ले जाता है और अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। अब जो उसकी छोटी बेटी थी वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो आप दीदी के साथ में फिर ये जास्ती कर रहा है और बर्बरता कर रहा है। हालांकि जो चीख पुकार थी वो पड़ोसियों के कान में भी जा रही थी, लेकिन वहाँ का वो आए दिन का ये काम हो चुका था, पड़ोसी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन उस दिन जो रत्ना थी वो इतना आग बबूला हो जाती है कि जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है, खोलने की बात कहती है। जैसे ही सूर्य प्रताप दरवाज़ा खोलता है तुरंत वो अपनी बेटियों को आदेश देती है कि इसको पकड़ लो। और जैसे ही उसकी दोनों बेटियां उसको पकड़ती हैं, हाथ में वो चाकू लिए हुई थी, उस चाकू से उसको गोद देती है और फिर उसको गले को काट देती है। दोस्तों जो सूर्य प्रताप था वहीं पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। ये बात थी 7 मार्च लगभग 9 से 10 बजे की रात की बात। अब दोस्तों जब मार देते हैं ये सूर्य प्रताप मर जाता है तो इन तीनों को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनसे क्या हो गया है। इनको फिर होश आता है कि मैंने ये क्या कर दिया है। हालांकि इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि उसको जान से मार देंगे, लेकिन ऐसा हो चुका था। अब ये तीनों एक दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और पूरी रात सोचती रहती हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे क्या करूं। और लगभग 10 से 12 घंटे का वक्त बीत जाता है। जब सुबह 9 साढ़े 9 बजे का वक्त हो रहा था तब इन्होंने 112 नंबर को कॉल किया और कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर आती है, पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस जांच में जुटी हुई है क्या रत्ना ने ये सारा काम अकेले किया कि उसकी दोनों बेटियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं या कोई बाहरी भी इसमें इन्वॉल्व है। ये सारा जांच कर रही है पुलिस। जांच के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जिस कोई भी इस मामले में इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सलाखों के पीछे डाला ही जाएगा। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक और सतर्क करना है कि कभी आप ऐसे ना फंसे, आप ऐसा कृत्य ना करें कि कभी आपकी जान पर बनाए। अब सोचिए जो सूर्य प्रताप था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उनके वंश का क्या होगा और जो उसके माँ बाप हैं उनका क्या होगा। उनके बुढ़ापे का सहारा जो है वो जो चिराग था वो डूब चुका है। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं किसी रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।